हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पीसीएस सीरीज का सबसे पहला पार्ट इकोनॉमी को हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमी में हम लोग सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। यह क्यों न्यूज में था? तो फ्रेंड्स, अभी अभी आरबीआई ने स्टडी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन रिलीज किया है। एक रिपोर्ट है जिसको आरबीआई ने रिलीज किया है। तो फिर यह हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई पर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहले एक नजर हम उसको देखेंगे। फिर उससे रिलेटेड स्टैटिक को पढ़ेंगे और फिर उन पीवाईक्यू को हम सॉल्व करेंगे। गारंटी है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप और हम सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया है। कह रहा है, इनमें से कौन सा एक्टिविटीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेरलाइजेशन के तौर पर कंसीडर किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि स्टेरलाइजेशन क्या होता है। अगर ये हमको पता है तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं पता है तो फिर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं तो यहां पर कह रहा है एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी जो विस्तार वाली मॉनेटरी पॉलिसी है, इनमें से कौन नहीं होगा? ये 2020 का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन को देखते जाएं तो यहां पर हमको दिखेगा कि पिछले 15 साल में, सिर्फ 15 ईयर्स में लगभग 17 से 18 मॉनेटरी पॉलिसी से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, यहां पे आप देख रहे हो सीएआर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से पूछा हुआ है 2017 में। मार्जिनल कॉस्ट्स ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट से पूछा हुआ है। अगर हम आगे बात करते हैं तो कंपोनेंट और कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से पूछा हुआ है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से पूछा हुआ है। फिर से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट से पूछा हुआ है और स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट से पूछा हुआ है। अगर हम इस तरह से देखते जाएं आगे तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, मनी सप्लाई इंक्रीज एंड डिक्रीज, बैंक रेट। फिर से फ्रेंड्स, यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है, उस थीम को रिपीट करता है। जरूरी है उस थीम को डेप्थ में समझना। कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, इन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल्स में समझने के बाद। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। फ्रेंड्स, मनी के सप्लाई और डिमांड को बनाए रखने के लिए सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई स्ट्रेटजी बनाता है। जो सेंट्रल बैंक स्ट्रेटजी बनाता है सप्लाई और डिमांड को मेंटेन रखने के लिए, उसी स्ट्रेटजी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा टर्म मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या होता है, तो जो स्ट्रेटजी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बनाई जाती है, उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, आप सोचोगे कि अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है, तो किसी न किसी
एक्ट के थ्रू इसको बैकअप मिल रही होगी, लीगल सपोर्ट मिल रही होगी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हुआ है आरबीआई एक्ट 1934, जिसको 2016 में अमेंड किया गया था। उस वक्त से इस एक्ट के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी को लीगल बैकिंग मिलती है। कैसी बैकिंग फ्रेंड्स? लीगल बैकिंग। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है वह है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। फ्रेंड्स, फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक ग्रुप, एक स्ट्रेटजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर 5 साल पर एक फ्रेमवर्क बनाती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लीड करती है, स्ट्रेटेजाइज करती है कि इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है। फ्रेंड्स, हम भी कभी कभी फ्रेमवर्क स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमें 2025 का प्रीलिम्स कैसे निकालना है, और आप देख रहे हो। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, तो इसको रखा गया है 4 ± 2, यानी 6% से लेकर के 2% तक के बीच का होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को देखें, यानी जो मनी का सप्लाई है, डिमांड है, मार्केट में ज्यादा है, कम है, इसको किया जाता है, तो कुछ टूल्स होते हैं। वे टूल्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 प्रकार के टूल्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव टूल और एक है क्वालिटेटिव टूल। फ्रेंड्स, अगर हम क्वांटिटेटिव टूल्स को देखें तो इसमें आएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट और MSF। उसी प्रकार से अगर हम क्वालिटेटिव टूल्स को देखें तो उसमें आएगा मोरल सुएशन, क्रेडिट रेशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, मैच्योरिटी स्ट्रक्चर क्रेडिट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। फ्रेंड्स, इन सारे टूल्स को हम एक एक करके देखते हैं, क्योंकि ये टूल्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव टूल के पहले कंपोनेंट जो है रेपो रेट। रेपो रेट कहने का मतलब रीपर्चेज रेट। आपको मैं समझाता हूं फ्रेंड्स। सपोज यह सेंट्रल बैंक है, RBI है, और यह है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को पैसा देता है एक रेट पर, एक इंटरेस्ट पर। जब सेंट्रल बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो इस प्रोसेस को रेपो रेट कहते हैं। इस इंटरेस्ट, इस पे जो लगाया गया इंटरेस्ट है, उसको रेपो रेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को कुछ देता होगा। यस फ्रेंड्स, सिक्योरिटीज, कोलेट्रल के रूप में। सवाल यह उठता है कि सेंट्रल बैंक अपने दिए हुए पैसे पर कितना इंटरेस्ट लेता है। तो एज पर जनवरी 2025 6.5% का इंटरेस्ट लेता है। सवाल यह उठता है फ्रेंड्स कि ये सब करने का पर्पस क्या है। फ्रेंड्स, अगर मनी के सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज करना है तो फिर सेंट्रल बैंक पैसा शेड्यूल बैंक को देती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी तो कमर्शियल बैंक भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। अगर कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी तो लोगों के हाथ में जो पैसा आएगा उस पर इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, यानी जो बोरोइंग की टेंडेंसी होती है
उसको डिक्रीज करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है। होप आप रेपो रेट को समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। यानी रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है फ्रेंड्स, इस वक्त आरबीआई पैसा लेता है कमर्शियल बैंक से। आरबीआई पैसा लेता है कमर्शियल बैंक से और उस पर इंटरेस्ट देता है। वह जनवरी 2025 के अनुसार लगभग 3.3% है। फ्रेंड्स, अगर रेपो रेट को इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और भी ज्यादा पैसा ला करके सेंट्रल बैंक के पास पार्क कर देंगी ताकि उनको इंटरेस्ट मिले। अगर कमर्शियल बैंक पैसा सेंट्रल बैंक को पार्क कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि बोरोवर्स को पैसा नहीं दे रही है। अगर बोरोवर्स को पैसा नहीं दे रही हैं तो मार्केट में पैसा नहीं जा रहा है। यानी मार्केट में जो सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है, ये दोनों का इस्तेमाल सप्लाई एंड डिमांड को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें तीसरा कंपोनेंट है कैश रिजर्व रेशियो, CRR। फ्रेंड्स, एक शेड्यूल्ड बैंक यदि 100 रुपया अपने कस्टमर से लेता है तो इसका कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास जमा करना पड़ता है। यानी जो हिस्सा वो सेंट्रल बैंक के पास जमा करता है उसी को CRR कहते हैं। यह अभी 4.1% है अपने डिपॉजिट का। यानी अगर 100 रुपया कस्टमर से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक लिया तो 4 रुपया सेंट्रल बैंक के पास रख देगा। कैश रिजर्व रेशियो इसी को कहते हैं फ्रेंड्स। अगर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फ्रेंड्स, अगर 100 रुपया यह कमर्शियल बैंक कस्टमर से चार्ज किया तो इसका कुछ हिस्सा CRR के रूप में सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है जो कि 4.1% है। इसका कुछ हिस्सा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अपने पास ही रख लेता है ताकि वो गवर्नमेंट को दे सके और यह सिक्योरिटीज, गोल्ड, बॉन्ड इन सब के रूप में अपने पास रखता है। यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, SLR को यदि इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा, और ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक को अपने पास बॉन्ड के रूप में, गोल्ड के रूप में रखना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करेंगी तो उनका लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो पर्पस क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका इंपैक्ट क्या होगा, जो सप्लाई होता है मनी का वो रिड्यूस हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं वह है ओपन मार्केट ऑपरेशन। फ्रेंड्स, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बाई करती है और सेल करती है। जब बाई करती है सिक्योरिटीज को तब मनी को मार्केट में लाती है और जब सेल करती है तो मनी को मार्केट से एब्जॉर्ब करती है। फ्रेंड्स, यह भी एक टूल है जिसके माध्यम से मनी का सप्लाई मार्केट में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, एक टर्म है स्टेरिलाइजेशन,
जिसको यूपीएससी ने 2023 में पूछा। क्या मतलब होता है इसका? फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करती है, सेल करती है फॉरेन करेंसी में, ओपन मार्केट में, तो इसको स्टेरलाइजेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, जब मनी की मात्रा, रुपए की मात्रा यदि मार्केट में बहुत बढ़ जाए या फॉरेन करेंसी की मात्रा मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाए, फ्रेंड्स, अगर किसी भी चीज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसी की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए आरबीआई स्टेरलाइज कर देता है, यानी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी प्रोसेस को स्टेरलाइजेशन कहते हैं और इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। होप आप समझे होंगे। फ्रेंड्स, हम अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं और वह है बैंक रेट। क्या होता है बैंक रेट? फ्रेंड्स, यह एक ऐसा रेट है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक पर चार्ज लगाता है, पैसा देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, यानी रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। क्या शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो फ्रेंड्स, आप पूछोगे कि रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है? फ्रेंड्स, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रेपो रेट में कोलेट्रल लगता है, बैंक रेट में कोई कोलेट्रल नहीं लगता है। यह डिफरेंस है। फ्रेंड्स, अगर हम अगले टूल्स की बात करते हैं, वह है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फ्रेंड्स, अगर रातों रात बैंक को पैसे की जरूरत हो गई और कोई दूसरा बैंक उसको देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर सेंट्रल बैंक देता है। यानी बैंक्स कैन बोरो ओवरनाइट फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को देंगी कोलेट्रल के रूप में और ओवरनाइट सेंट्रल बैंक से पैसा लेंगी इमरजेंसी सिचुएशन में। इस सिचुएशन को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। फ्रेंड्स, एमएसएफ का जो रेट होता है वह जनरली रेपो रेट से ज्यादा होता है। अगर हम अगले टर्म की बात करते हैं फ्रेंड्स, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। कभी कभी एग्जाम में यह टर्म भी दे देता है। फ्रेंड्स, आप चौंकिएगा नहीं, यह एडजस्ट कर रहा है मनी को, यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को एक साथ लैप भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमने क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को देखा। अब हम समझते हैं कि इन टूल्स का यूज करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कभी कभी एमसीक्यू में ये सारे ऑप्शन को दी जा सकती है या इनमें से कुछ को दी जा सकती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी, मार्केट में प्राइस स्टेबल रहे, ज्यादा प्राइस ना बढ़े, ज्यादा प्राइस ना घटे, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना, लिक्विडिटी को मैनेज करना, करेंसी को स्टेबल रखना और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। ये सब ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। फ्रेंड्स, कैसे? तो आप इसको पॉज करो और जो कुछ भी मैंने ऊपर बताया उसको आप एक बार सोचो, आपको पता चल जाएगा ये कैसे होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट यानी क्वालिटेटिव टूल्स, जिसका एम किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए होता है। और क्वांटिटेटिव टूल्स में सबसे पहला है फ्रेंड्स मोरल सुएशन। क्या होता है मोरल सुएशन?
जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाए तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से कहता है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा लो। आरबीआई खुद अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है, वह कहता है, वह आग्रह करता है, वह स्वेस करता है। यानी जो कुछ भी कही जाती है उसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जाती है। अगर कमर्शियल बैंक इसको न माने तो क्या उसको पनिशमेंट दी जाएगी? तो नहीं, उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह नैतिक रूप से कही जा रही है। इसको मोरल सुएशन कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं दूसरा टर्म क्रेडिट रेशनिंग, यह क्या होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व होता है किस चीज में? सेटिंग लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू सर्टेन सेक्टर्स और बोरोवर्स। जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि किसी एक ही सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, लेट सपोज हाउसिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि हाउसिंग सेक्टर की जितनी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए उससे ज्यादा हो गई, तो फिर उस पर लिमिट लगा देता है। कौन लगाता है फ्रेंड्स? तो सेंट्रल बैंक। उसी क्रेडिट पर लिमिट लगाने का जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, उसको क्रेडिट रेशनिंग के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, होप आप इसको समझे होंगे। फ्रेंड्स, अगले टर्म की बात करते हैं हम, यह है डायरेक्ट एक्शन। सबसे पहले मोरल सुएशन करेगा, आग्रह करेगा, क्रेडिट रेशनिंग करेगा, और इन सब चीजों से अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं मानेगा तो फिर डायरेक्टली एक्शन लेगा। वो खुद रेगुलेट करने लगेगा, इंस्ट्रक्शन देने लगेगा। किसको? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को। कौन? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। और अगर इस बात को अगर नहीं माना गया तो फिर पनिशमेंट भी देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आरबीआई में इंपोज पेनाल्टीज। इसका पर्पस क्या होता है फ्रेंड्स? तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी का गोल होता है उसको इंश्योर करना होता है। होप आप समझे होंगे। फ्रेंड्स, हम अगले टर्म की बात करते हैं, वह है मैच्योरिटी स्ट्रक्चर ऑफ क्रेडिट। फ्रेंड्स, लोन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यानी जो लोन 5 साल के लिए है, 5 साल पर वो मैच्योर होगा, आरबीआई चाहे तो इस अवधि को, इस टाइम पीरियड को चेंज कर सकता है। यानी मैच्योरिटी पीरियड को चेंज कर सकता है ताकि मार्केट की कंडीशन को, मार्केट को स्टेबल बनाए रखे। इस प्रोसेस को मैच्योरिटी स्ट्रक्चर ऑफ क्रेडिट के नाम से जानते हैं। लेट सपोज फ्रेंड्स, मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो आरबीआई इनकरेज करती है कि जो भी लॉन्ग टर्म क्रेडिट है, लॉन्ग टर्म लोन लिया गया है या लॉन्ग टर्म जो पैसा दिया गया है, उसको तुम रिड्यूस करो, उसको तुम चेंज करो, ताकि मार्केट को स्टेबलाइज किया जाए। अगला टर्म है फ्रेंड्स सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। लेट सपोज फ्रेंड्स एग्रीकल्चर, यदि कमर्शियल बैंक एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं या एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दे रही हैं, उस इन्वेस्टमेंट के कारण उसका मार्केट वैल्यू उसके पोटेंशियल से ज्यादा बढ़ने लगा, तो फिर सेलेक्टिव कंट्रोल करेगा, पूरे मार्केट को कंट्रोल नहीं करेगा, उस एग्रीकल्चर सेक्टर को कंट्रोल करेगा, उस हाउसिंग सेक्टर को कंट्रोल करेगा। यानी हाउस लोन पर सेलेक्टिवली
क्रेडिट का कंट्रोल लगा देगा। होप आप समझे होंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और समझते हैं रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स, जैसे कमर्शियल बैंक है वो फिर से पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे हाउसिंग के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, कंज्यूमर के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेट कर सकता है। ये उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। जो इंपॉर्टेंट था उसको हम लोगों ने ऊपर ही क्वांटिटिव टूल्स के तौर पर पढ़ लिया। फिर क्रेडिट राशनिंग हो गया, मोरल सुएशन हो गया, सेलेक्टिव कंट्रोल हो गया। इन सब चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करें फ्रेंड्स। हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। फ्रेंड्स मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा डालना है, तो मार्केट में पैसा डालने के लिए आरबीआई जो कुछ भी करती है उसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, कंजम्पशन को बढ़ाना है, बोरोइंग को इनकरेज करना है, तो फिर इंटरेस्ट रेट को लो करना पड़ेगा। यानी जो कुछ भी टूल्स था, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ, बैंक रेट, इन सब को डिक्रीज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करना, स्टिमुलेट करना, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, लो इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करना, उस पर विराम लगाना, और फाइनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करना। तो फ्रेंड्स एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और कैसे? जैसे रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया जाएगा, यानी रेपो रेट को लोअर कर दिया जाएगा। जैसे ही सेंट्रल बैंक रेपो रेट को लोअर करेगी तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी इंटरेस्ट रेट घटा देगी। यानी जो भी बोरोवर्स है इनको लोन सस्ता मिल जाएगा, चीप लोन मिलेगा। जब चीप लोन मिलेगा तो ये मार्केट में पैसा ज्यादा एक्सपेंड करेंगी। किस चीज में? कंस्ट्रक्शन में और भी बहुत सारी चीजों में। इससे क्या होगा फ्रेंड्स? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा। लोअरिंग रिवर्स रेपो रेट, बिल्कुल ऐसे ही फ्रेंड्स आप समझेंगे उसको भी। ओपन मार्केट ऑपरेशन को क्या किया जाएगा? क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा कि सेल परचेज किया जाएगा? तो जवाब होगा फ्रेंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज किया जाएगा, क्योंकि जब परचेज करेंगे तब पैसा मार्केट में डालेंगे, और जब पैसा मार्केट में डालेंगे तभी तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। फ्रेंड्स रिड्यूसिंग CRR, जो भी कैश रिजर्व रेशियो था 4%, उसको कम कर देंगे। यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो भी पैसा कस्टमर से लेगी वो 4% की जगह 3%, 3.5% सेंट्रल बैंक के पास रखेगी। यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास अब ज्यादा पैसा है लोगों को देने के लिए। उसी प्रकार से SLR अगर डिक्रीज की जाए, 30% की जगह पर 20% कर दी जाए, तो 10% ज्यादा उसके पास पैसा है मार्केट में देने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब टूल्स थे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। सवाल यह उठता है कि इन टूल्स का इस्तेमाल कब किया जाएगा? फ्रेंड्स रिसेशन में, मंदी आ जाए, इन्फ्लेशन बढ़े ही नहीं, बहुत कम हो, तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करें तो क्या क्या रिस्क उठाना पड़ सकता है, चैलेंजेस हमें मिल सकती है।
पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, एसेट में बबल आ जाएगा। फ्रेंड्स, यह एक टर्म है जो आए दिन न्यूज में रहता है। इसका मतलब क्या होता है? लेट सपोज एक स्टॉक है टाटा मोटर। टाटा मोटर 2025 में लेट सपोज इसका मार्केट कैप होना चाहिए 2 लाख करोड़, लेकिन इसमें स्पेकुलेशन, इसके डिमांड के कारण 2025 में इसका मार्केट कैप हो गया 5 लाख करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इसकी पोटेंशियल नहीं थी उससे 2 गुना ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया गया, बहुत स्पेकुलेटिव मार्केट हो गई और बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो गया। यह रिस्क है। ओके फ्रेंड्स, उसी प्रकार से लिक्विडिटी ट्रैप में इनइफेक्टिवनेस आना, या कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक रेट हो चाहे रेपो रेट हो, सब कम करने के बावजूद भी लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि वो पैसा को बोरो करें। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है फ्रेंड्स, तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। डिस्पाइट ऑफ लोअरिंग द बैंक रेट, रेपो रेट, peoples are not eager to borrow money. When this situation arises, then this is termed as liquidity trap. Friends, करेंसी में डिप्रेसिएशन, करेंसी की वैल्यू गिर जाती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लागू कर दिया जाए तो। कैसे फ्रेंड्स? जिस चीज़ का मात्रा मार्केट में ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। बस इसी चीज़ को आप दिमाग में रखो। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, वह है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। बिल्कुल एक्सपेंशनरी के उल्टा होगा। टाइट कब लगाएंगे फ्रेंड्स? जब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, जब ओवर हीटिंग इकोनॉमी हो रहा होगा, यानी स्पेकुलेटिव मार्केट हो गई होगी, मार्केट का जितना पोटेंशियल होगा उससे ज्यादा ग्रो कर चुका होगा, तब हमें टाइट करना पड़ेगा। इकोनॉमी को हमें स्टेबलाइज करना होगा, सेविंग को इनकरेज करना होगा, तब हमें टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को लेना होगा। कौन कौन सा टूल्स इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स? ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में हिट करेगा फ्रेंड्स। मॉनेटरी पॉलिसी कितना बढ़ा दिया, कितना घटा दिया, आरबीआई के कौन चेयरमैन है, ये सब यूपीएससी नहीं पूछता है। यूपीएससी टू दी पॉइंट पूछता है। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे। बिल्कुल एक्सपेंशनरी का उल्टा आप सोचो, क्लियर होगा। रिवर्स रेपो रेट को रेज करेंगे। आप सोच रहे होंगे कैसे, बताता हूं। यदि आपको आता है तो 2 मिनट आप इसको भगा करके देख लेना। लेट सपोज फ्रेंड्स, रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया, 6.5 की जगह पर 7.5 कर दिया गया। जैसे ही रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी अपनी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगी, यानी जो बोरोवर होगा उसको अब महंगा यानी कॉस्टलियर लोन मिलेगा, तो यह डिस्करेज होगा पैसा लेने से, पैसा नहीं लेगा। जब पैसा नहीं लेगा तो मार्केट में पैसा नहीं आया तो इन्फ्लेशन फिर डिक्रीज होगा। इसको कहते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। उसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट को रेज किया जाए। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा फ्रेंड्स? इस वक्त क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई क्या करेगी? सेल करेगी, ताकि मनी को एब्जॉर्ब कर सके, मनी को एब्जॉर्ब कर सके। फ्रेंड्स, सीआरआर को इंक्रीज करेगी ताकि आरबीआई के पास और ज्यादा पैसा
रह सके। एसएलआर को इंक्रीज करेगी ताकि बैंक खुद के पास ज़्यादा पैसा रख सके। लेंडिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करना चाहता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में है। दो मॉनेटरी पॉलिसी है फ्रेंड्स, एक्सपेंशनरी और टाइट। बस दोनों को आप दिमाग में बैठाओ, कब देगी, कब एब्जॉर्ब करेगी मनी को, कब यूज करेगी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। हाई इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, इकोनॉमी ओवरहीटिंग हो गई, एसेट बबल और एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ। इसके से रिलेटेड कुछ चैलेंजेज है फ्रेंड्स। इकोनॉमी स्लो हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, डेट पे इफेक्ट पड़ता है, ग्लोबल इफेक्ट पड़ता है। कैसे फ्रेंड्स? आप रोको, समझने की कोशिश करो, नहीं आता है फिर आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न करो, मैं उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दूंगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इन सबका काम एक कमेटी करती है जिसका नाम है फ्रेंड्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसको 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके एस्टेब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी। मेंबर कितने होते हैं फ्रेंड्स? 6 मेंबर होते हैं। इसमें से जो 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट के होते हैं। इस 3 में आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो चेयरपर्सन होता है। आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो चेयरपर्सन होता है। सब मेंबर के पास एक वोट होता है। गवर्नर जो होता है कास्टिंग वोट करता है। कब? जब टाई हो जाता है तब। मीटिंग कितनी बार करनी होगी इनको? तो 1 साल में 4 बार करनी होगी इनको, और मीटिंग करने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत है। ओके फ्रेंड्स, होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। फ्रेंड्स हमने मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब हम यूपीएससी के 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसको ऊपर हम लोग ने देखा था, और सोचते हैं कि हमसे वह सॉल्व होगा कि नहीं होगा। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरलाइजेशन। हमने आपको बताया फ्रेंड्स, स्टेरलाइजेशन का मतलब होता है मनी में जो बहुत ज्यादा मार्केट में जो बहुत ज्यादा पैसा हो गया है उस पर विराम लगाना, उसको स्टेरलाइज करना। और उसको स्टेरलाइज कैसे किया जाएगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच के और पैसा को ले करके। इस पूरे प्रोसेस को OMO कहते हैं फ्रेंड्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। आपका जवाब आपके पास है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद ही सारे 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है, इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें से वो कौन सा काम नहीं करेगी? तो कौन सा काम करेगी फ्रेंड्स? बैंक रेट को डिक्रीज करेगी, करेगी ना? यानी कब? जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करेगी तब करेगी। ये पूछ रहा है नहीं करेगी। क्वेश्चन को आप पॉज करो, फिर से बनाओ। तो फ्रेंड्स बैंक रेट का कट करना नहीं करेगी। यदि तीसरा जैसे गलत हुआ, सी खत्म, डी खत्म। कट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा। यानी इसको भी वो नहीं करेगी। यानी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, बी, और यही आंसर होगा। यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमारा आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करो। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the account holder fails to repay dues.
फ्रेंड्स CAR क्या है, हो सकता है कि छूट गया हो, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग यहाँ देख लेंगे। CAR इज डिसाइडेड बाई ईच इंडिविजुअल बैंक। फ्रेंड्स यही तो बात गलत है, मॉनेटरी पॉलिसी का यह पार्ट है और मॉनेटरी पॉलिसी में रूल सिर्फ RBI चलाता है, यानी हर बैंक डिसाइड नहीं करेगा। 2 इज रॉन्ग, 1 विल बी करेक्ट। कैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं। CAR का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी यदि 100 रुपया एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक डिपॉजिटर से लेता है तो इसका कुछ हिस्सा, लेट सपोज 20 रुपया, वह अपने पास रख लेता है, ताकि जब भी वह पैसा मार्केट में दे, डिफॉल्ट हो जाए तो उसको चिंता ना हो, इस रुपये से वह डिपॉजिटर को भरपाई कर सकता है। यानी अपने रिस्क के अनुसार, रिस्क के वेट के अनुसार वह पैसा अपने पास रखता है। उसी को हम कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो। कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा पैसा अपने पास रखेगा। यस फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, हेंस स्टेटमेंट आंसर विल बी A ओनली। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2017 में, इसका जवाब आप खुद दोगे, मैंने बताया था। क्या यह 12 मेंबर बॉडी है? नहीं, 6 मेंबर बॉडी है फ्रेंड्स। इट डिसाइड्स RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहां पे कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। फ्रेंड्स इसकी बात हम लोग आगे कर लेंगे, इसको आप चाहो तो एक बार बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 6 नंबर। इसमें पूछ रहा है कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आप क्वेश्चन को पॉज करो, बनाओ, पढ़ाया तो हूं अभी। फ्रेंड्स बैंक रेट, यस। कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यस। जब 2 स्टेटमेंट सही हैं तो 1 ओनली तो होगा नहीं, और जिसमें 1 नहीं है वो भी नहीं होगा, यानी 1 2 होगा या 1 3 4 होगा। पब्लिक डेट क्या हमने पढ़ा फ्रेंड्स मॉनेटरी पॉलिसी का टूल? नहीं। पब्लिक रेवेन्यू, नहीं। जो नहीं पढ़ा वो नहीं होगा, जो पढ़ा वही होगा। दिमाग में रखना इसको, एग्जाम में सॉल्व करते हुए भी रखना इसको, यानी आंसर विल बी सी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट से घटा दिया गया। 50-100 बेसिस पॉइंट घटाया गया, इसको मत सोचो फ्रेंड्स, आप बस इतना समझो SLR को डिक्रीज कर दिया गया, यानी जो भी पैसा बैंक को अपने पास रखना था ना, उसको डिक्रीज कर दिया गया। इतना ही सोचो, आंसर हो जाएगा। अगर डिक्रीज कर दिया गया अपने पास रखने वाला पैसा, इसका मतलब ये हुआ कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास अब ज्यादा पैसा हो गया मार्केट में देने के लिए, यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट। यानी अगर RBI लेंडिंग रेट को डिक्रीज करेगा तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फ्रेंड्स मैंने डायरेक्ट आंसर बताया, आप एक एक स्टेटमेंट को पढ़ करके आंसर दीजिए, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं यहां पर ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट मुझे बतानी होगी। होप अगर आप कनेक्ट करेंगे अभी पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से तो बन जरूर जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पर्पस या पर्पसेज ऑफ स्टैट्यूटरी
रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या होता है फ्रेंड्स स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट का? सीआरआर का पर्पस क्या होता है फ्रेंड्स? सीआरआर का पर्पस होता है कि सेंट्रल बैंक के पास पैसा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो भी लेती हैं वह रखें कुछ हिस्सा, पूरा नहीं फ्रेंड्स। अगर 100 रुपया लेंगी तो 4% सेंट्रल बैंक के पास रखें। किस लिए? ताकि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मार्केट में कम पैसा दे, अदरवाइज रिस्क ज्यादा हो जाएगा। मैंने बताया, आप सोच के बताना इसका आंसर ए बी सी डी में से कौन होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फ्रेंड्स। ओपन मार्केट ऑपरेशन वंस अगेन इट इज आस्क्ड, क्वेश्चन रिपीट करता है फ्रेंड्स यूपीएससी। आप देख लेना, इस इकोनॉमी सीरीज से 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आएंगे। नहीं आए कमेंट सेक्शन में गाली देना। अगला फ्रेंड्स बात करते हैं बैंक रेट को यदि इंक्रीज कर दी जाए तो क्या होगा? अगर आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। जो भी बोरोवर होंगे उनको अब महंगा लोन मिलेगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। यानी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक फॉलो कर रहा है। पॉज द वीडियो, डू द आंसर। ओके फ्रेंड्स, मैंने पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को अभी पढ़ाया, इसलिए थोड़ी जल्दी से इसको बता रहा हूं। फ्रेंड्स, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी हो तो क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पॉज एंड डू द आंसर। कह रहा है कि परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। अगर डिपॉजिट होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा क्या? सोचो जरा आप और क्वेश्चन का आंसर बताओ। जैसे ही फ्रेंड्स 2 गलत होता है तो डी खत्म, बी खत्म, और 1 इज ट्रू तो आपका आंसर मिल जाएगा। सोचो, अब जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। वंस अगेन बैंक रेट इज रिपीटेड, सॉल्व विद योर सेल्फ। इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व, कमेंट क्वेश्चन नंबर, आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दी जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप खुद से बनाओ। क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट ए मैकेनिज्म यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। मैंने बताया था फ्रेंड्स SLR, इसमें जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होता है वह अपने डिपॉजिट का कुछ पैसा बॉन्ड के रूप में रखता है, बॉन्ड के रूप में। और ये बॉन्ड किसका होता है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है। जब बॉन्ड के रूप में रखेगा तो बैंक पैसा गवर्नमेंट को देगा। यही पूछना चाह रहा था इस क्वेश्चन में कि आपको क्रेडिट टू द गवर्नमेंट का टूल्स पता है कि नहीं। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है, PYQ प्लस करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, आसान कर देगा पीटी 2025 को। जरूरत है इस लेक्चर को देखने का, बार बार सुनने का, रिवीजन करने का। किसी मार्केट से बुक उठा करके PYQ के सॉल्यूशन को देखना ज्यादा फिजिबल नहीं है। ये जो मैं टॉपिक वाइज PYQ करा रहा हूं करंट अफेयर के बेसिस पर, स्टैटिक के बेसिस पर, ये ज्यादा फिजिबल है। बहुत मेहनत कर रहा हूं इस चीजों के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और ऐसे वीडियोज को लाते रहूं, इस सीरीज को कंटिन्यू करूं और कंप्लीट करूं।
अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।